नज़ीर, मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त नतीजा खेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स जो हमें सीज़फायर तक लेकर जा सकती हैं। वाकईतन कई महीनों के बाद हमें वो प्रेशर नजर आ रहा है और वो फैक्टर्स इतने बड़े हैं, मिडिल ईस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो इसराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं ऑन ग्राउंड वो बहुत बड़ी हैं। नज़ीर, इस वक्त जो गजा से रिपोर्ट सामने आ रही है, इसराइल को बहुत बड़ी जिल्लत उठाना पड़ रही है। इस वक्त जो पिछले कुछ घंटों में वाकयात हुए हैं, उनके कई टैंक्स तबाह हो गए हैं, कई बुलडोजर तबाह हो गए हैं, उनके कई फौजी जो है वो मारे गए हैं और उनके कितने पर्सनल करियर जो है वो तबाह हो गए हैं, और नॉर्थ से साउथ तक ये अटैक्स फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने किए हैं। और इसमें सबसे जो बड़ा वाकया हुआ है जिसमें इनको जिल्लत की इंतहा हुई है, बहुत ज्यादा जिल्लत हुई है। और होता है ना कि एक पहलवान है, उसके बारे में एक हैबत है, और वो जो ही आया है रिंग के अंदर तो उसको इतनी चपेट पड़ी है कि उसकी हैबत ही जना बिल्कुल रेजा रेजा हो गई है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने बताया है कि उन्होंने इजरायली फौजियों को जंगी कैदी बनाने की अटेम्प्ट की है, यानी कोई जिल्लत की इंतहा होती है तो वो इंतहा अब इजरायली फौज देख रही है। और इजराइल के अंदर शदीद इस बात के ऊपर गुस्सा है कि नेतन्याहू बिल्कुल इजराइल को कोलैप्स की तरफ लेकर जा रहा है। इजरायली फौजी जो 21 महीनों से वहां पर जेनोसाइड कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल, और कोई इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई होता ना जबर और जुल्म और बर्बरियत का कोई लिहाज होता है, कोई लिहाज इन्होंने नहीं किया। तो आज हालत क्या है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो इजरायली फौजियों को जंगी कैदी बनाने की अटेम्प्ट कर रही है, और ये वहां पर कैदी छुड़वाने के लिए गए हुए थे। यानी हमास के पास आज भी वो ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो इनके फौजियों को जिंदा पकड़ सकती है। आप जरा अंदाजा कर लें। तो ये वो वाकयात हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप चाहते तो कुछ और हैं और इजरायली इंतहापसंद चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियलिटीज अब इतनी बढ़ गई हैं कि बहुत बड़ी एक मजबूरी बन गई है, बहुत प्रेशर है सीज़फायर के हवाले से, और गजा से इनका मुकम्मल विड्रॉल, मुकम्मल जंगबंदी, उसके हवाले से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और इजरायली जो आर्मी चीफ है उसने अचानक एक स्टेटमेंट जारी कर दी है और उसने कहा है कि गजा में हमने सारे ऑब्जेक्टिव जो पूरे कर लिए हैं और इस वक्त हम बिल्कुल तैयार हैं गजा में जंगबंदी के लिए। ये अच्छा, पीछे से इजरायली आर्मी ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया। उधर नेतन्याहू प्लानिंग कर रहा है, कभी खबरें आ रही है कि ईरान पर हमला होगा, कभी कुछ होगा, कभी गजा में डिस्प्लेसमेंट होगी। इधर आर्मी कह रही है कि हमारे गजा में मकासद पूरे हो गए और अब जो है वो हम डील के लिए तैयार है। ठीक है, तो आर्मी जो है ना वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है और एग्जॉस्टेड है, और इसराइल के अंदर भी शदीद तरीन गुस्सा है। तो क्या इस वक्त वाकयात हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा गजा के सीज़फायर के हवाले से। और अफ्रीका की जो ग्रेट गेम है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। 5 अफ्रीकन लीडर्स व्हाइट हाउस इस वक्त पहुंच चुके हैं, ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है और एक कोल्ड वॉर जो है वो हम देख रहे हैं, बाकायदा देख रहे हैं। और चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को कन्फ्रंट करने के लिए, खासकर जो चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ रहा है, उसके लिए अचानक अमेरिकी सदर को जो है वो ये अफ्रीकी जो ममालिक हैं इनकी याद आ गई है। तो 5 लीडर्स वहां पर पहुंचे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और उधर से यमन ने इनकी नाक में दम किया हुआ है। यमन नई मिलिट्री कैपेबिलिटी शो कर रहा है। फिर उन्होंने जो जहाज गर्क किए हैं वो हर मीडिया के ऊपर चल रहे हैं और शदीद हजीमत अमेरिका को भी उठाना पड़ रही है। ट्रंप ने यहां पर जब वो फतह का ऐलान कर दिया था कि यमन को हमने तबाह कर दिया और हुतीज बस डैमेज कर दिया, फलाना कर दिया, वो जहाज अब गर्क कर रहे हैं बाकायदा तौर पर और वीडियो जारी कर रहे हैं। एक तो होता है ना स्टेटमेंट की अपनी अहमियत होती है, लेकिन वीडियो की तो फिर जब अब सारी दुनिया देख रही है कि भाई ठीक है ना, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होती है, लेकिन अब वो वीडियो सबूत के जनाब वो तो बाकायदा गर्क कर रहे हैं। तो वो इनकी शदीद हजीमत जब वहां पर हो रही है और कंपनीज कह रही है कि हम इजराइल की तरफ नहीं जाएंगे, और यमन ने कंपनीज को वार्न किया है कि जो उधर जाएगा वो हमारे निशाने के ऊपर होगा। और उधर जो है वो ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को असलहा और एयर डिफेंस जो वो भेज सकता है। जर्मनी ऑलरेडी उसको आगे यानी जंग की वो बात कर रहा है। अगर अमेरिका से असलहा जाता है तो मामला और ज्यादा खराब है। और इधर पेंटागन ने रिव्यू किया है और बरतानिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं, सबमरीन्स के, दीगर इक्विपमेंट्स की जो डील है उसको पेंटागन रिव्यू करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा वाकया है और इससे जो एम्पायर है वो और ज्यादा हिट होगा, क्योंकि एम्पायर के जो इत्तेहादी हैं और ये रिलायबल पार्टनर ऑफ अमेरिका वो बरतानिया है, तो बरतानिया को वो सबमरीन और बाकी इक्विपमेंट जो है उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इत्तेहादियों में जो इनसिक्योरिटी है वो और बढ़ेगी और वो नए रास्ते तलाश करेंगे, खुद टेक्नोलॉजी बनाएंगे या किसी और से खरीदेंगे या जो भी करेंगे। अमेरिका के साथ उनका मामला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और इनसिक्योरिटी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उधर अब्दुल्ला ओकलान जो कि कुर्दिश लीडर हैं, उन्होंने आकर कहा है कि हथियार डाल दी जाए, वो भी उधर एक बड़ा वाकया हुआ है। और अल-शरा ने मुलाकात की है यूएई में इजरायली ऑफिशियल्स के साथ, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर अल-शरा की जब वो उसमें आ गया है कि मैंने कोई मुलाकात नहीं की, लेकिन सारा मीडिया जब वो कह रहा है कि मुलाकात हुई है और यूएई के अंदर हुई है। नज़ीर, इस वक्त इजरायली फौज को जिसको कहते हैं ना कि शदीद तरीन जिल्लत, रुसवाई और शिकस्त वो इस वक्त जब वो उठाना पड़ रही है। और इजरायली आर्मी की इस वक्त चीखें और इजरायली मीडिया की इस वक्त चीखें और इजराइल के अंदर शदीद गुस्सा है और वो बस इस तरह के सिग्नल नेतन्याहू को दे रहे हैं कि बस अब सीज़फायर कर लो। अगर सीज़फायर ना हुआ तो फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इजराइल के अंदर अब के बार कुछ भी हो सकता है और खाना जंगी जो ऑलरेडी एक सतह के ऊपर पहुंची हुई है, अब वो कोई और रुख भी इख्तियार कर सकती है, क्योंकि
सबसे जो बड़ा फिनोमेना हो रहा है वो इजरायली फौजियों की हलाकतें हैं। सिर्फ पिछले 48 घंटों के अंदर, जब से ये नेतन्याहू वहां पर पहुंचा तब से एक्चुअली तो हलाकतें इतनी गजा में हो रही हैं। हर 2 घंटे बाद खबर आ रही है कि फौजी मारे गए, हर 2 घंटे के बाद खबर आ रही है फौजी मारे गए। इस वक्त मजीद वहां पर हलाकतें हो गई। तो ये बहुत बड़ा जो है ना प्रेशर बन गया है, बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है सीज फायर के हवाले से। तो अभी जो बड़ा वाकया हुआ है, जैसे अबू बैदा ने कहा था 2 रोज कबल के हम इनके फौजियों को अब कैप्चर करेंगे, अब हम ऐसे इनके ऊपर हमला करेंगे कि इनको कैप्चर करेंगे। तो जनाब अली उन्होंने एक और वाकया करके दिखा दिया, पहला बड़ा वाकया। यानी अभी तक एक भी इजरायली फौजी जंगी कैदी नहीं बनाया, ना हमास ने कभी अटेम्प्ट की है, क्योंकि ये तो बहुत अगली सतह की बात है ना कि आप जिंदा उनके फौजियों को पकड़ ले। हाउ इज दिस पॉसिबल कि उनके पास जदीद तरीन असलहा, फिर वो एक एक तो घूमते नहीं और वो सारे घूमते हैं, एक भी हो तो उसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम है। उनका पूरा कन्वॉय और पर्सनल करियर और टैंक्स और व्हाटएवर उनकी व्हीकल्स और ऊपर से एयरफोर्स, तो जिंदा पकड़ना ये कोई बच्चों का शुगल थोड़ी है, ये कोई वीडियो गेम थोड़ी है। तो हमास ने कहा हमने अटेम्प्ट की है उनको जिंदा पकड़ने की, लेकिन वहां पर कुछ ग्राउंड कंडीशंस ऐसी थी कि फिर हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ा। लेकिन हम बता रहे हैं कि अब मजीद इनके फौजी जो है वो हम कैप्चर करेंगे, और एक फौजी को कैप्चर करने के हम बिल्कुल करीब थे, लेकिन फिर कुछ ग्राउंड कंडीशंस ऐसी थी कि हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ा, यानी उसको मार दिया, वरना हम उसको बड़े करीब थे कैप्चर करने के। जिसको कहते हैं ना कि इंतहा हो जाना, तो ये इंतहा हो गई है। इजराइल की बिल्कुल फौज जाना एक्सपोज हो गई है, उसकी ताकत एक्सपोज हो गई है। और अगेन वही बात कि एक होता है 2 फौजें लड़ रही हैं, एक होता है कि जो कुछ इन्होंने गजा में किया है, हमास का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए था। भाई जेनोसाइड हुई है, जेनोसाइड के अंदर क्या बचता है मुझे बताइए। तो यहां हमास कोई प्रॉपर आर्मी भी नहीं थी, एक फाका ज़दा और मुहासरे वाले इलाके में वो लड़ रही है। और इधर तो आपको पता है अब जो नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैसे वेस्टर्न कंपनीज इन्वॉल्व थी, फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, यू नेम इट, और सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व थे। बर्तानिया कॉन्टिन्यूसली जो मदद है इंटेलिजेंस की, उनकी रोज फ्लाइट्स होती हैं गजा के ऊपर बर्तानिया की। तो इतनी मदद हुई है इसराइल की, और उसके बावजूद आज हमास कह रही है हम हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम इनको जो है वो कैप्चर करेंगे। तो बस मेरा ख्याल कि वो बिल्कुल ये बात तो तय हो गई है कि अगर ये जंग जारी रहती है तो इसराइल का कोलैप्स तय है। एक फेक और इंतहा पसंद आइडियोलॉजी के तहत ये जेनोसाइड की गई, कोई तुक नहीं बनती थी, ना इनको कोई सिक्योरिटी हासिल हुई है। और जो कुछ इन्होंने किया है, देखिए सीज फायर होने से ये मसला खत्म हो जाएगा। ऑफिशियल 56,000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, और अनऑफिशियली ये लाख से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। तो लाख बंदा मार के यहां अमन होने वाला है, ये मामला खत्म हो जाएगा। तो ये इनकी भूल है, ये मामला खत्म नहीं होगा, और इसका हिसाब किताब तो अपनी जगह पर होना है, लेकिन सीज फायर जो है वो उसके बड़े रियल चांसेस जो है वो पैदा हो गए हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर इससे ये आगे मजीद बढ़ते हैं तो हमास बता रही है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और इनका जो कोलैप्स होना है वो तय है। मैं एक हेडलाइन आपके सामने रखता हूं, वो कह रहे हैं कि आवर फाइटर्स, उन्होंने अटेम्प्ट किया टू कैप्चर इजरायली सोल्जर्स को, लेकिन फील्ड कंडीशन जो है वो ऐसी थी, फिर हमने जो है वो उसको एलिमिनेट कर दिया इजरायली फौजियों को, और उनका असला जो कब्जे में ले लिया, एलिमिनेट कर दिया, और उन सबके जो वेपन्स थे उनको कब्जे में ले लिया। हमास का एक फाइटर ये नहीं पकड़ सके। और आज जो हमने ये कैप्चर ऑपरेशंस किए हैं वो इतने कामयाब नहीं हुए, बट द सक्सेस विल बी आवर एलाई इन अपकमिंग ऑपरेशंस। लेकिन अगले ऑपरेशंस में हम इनके फौजी जो है वो पकड़ने जा रहे हैं। आज हमें उस तरह से कामयाबी नहीं मिली कि ग्राउंड कंडीशंस ऐसी थी, लेकिन अगले जो ऑपरेशंस है उनमें हम ये करने जा रहे हैं। यानी उनकी ये कैपेबिलिटी होना, दैट इज ह्यूज। ठीक है, तो ये आज बड़ी जिल्लत हुई है, और ये सारी खबरें ट्रंप तक पहुंच रही हैं, ट्रंप इंतजामिया तक पहुंच रही हैं, जो ये डिसाइड कर रही है कि अब आगे क्या करना है। तो उन तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि इजराइल की हालत ये है। और इस सारी नाकामी को मुझे बताइए वो कैसे छुपा रहे हैं। एड रोक के, खाना रोक के, खाने में जहर मिलाकर, बच्चों को मारकर, 12 महीने से कम उम्र बच्चों के लिए बेबी फार्मूला फूड बंद करके। यार कोई इंतहा होती है चीजों की। ये तो बड़ी ही बुज़दिल, बड़ी ही बेरहम ये साबित हुए हैं इजरायली, बड़े बुज़दिल और बेरहम। भाई कौमें लड़ती हैं, जंगें होती हैं, जंगें रही हैं, होती रहेंगी, फौजें लड़ती हैं आपस में, लेकिन इनकी बुज़दिली क्या आप अंदाज देखें। 12 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने के बच्चों से इनको खतरा है, उनका फूड बंद किया हुआ इन्होंने। और इसके साथ बड़े वाकयात हुए खान यूनिस के अंदर कैजुअल, यानी अचानक हमास जैसे जो है ना इनके ऊपर हमलावर हो गई है। अब इजरायली मीडिया देखिए, न्यू सिक्योरिटी इंसिडेंट खान यूनिस, अभी इसके डिटेल्स आ रही हैं, वहां पर हलाकतें हो गई हैं। फिर एक गैदरिंग को हिट किया गया है इजरायली फौजियों और उनकी व्हीकल्स को, यहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। फिर एक टैंक और 2 ट्रूप कैरियर्स को निशाना बनाया गया है खान यूनिस के अंदर। फिर एक एक्सकवेटर को, जिसके अंदर 2 फौजी मौजूद थे, उनको निशाना बनाया गया। एक्सकवेटर ये करेने वगैरह जो ये अंदर डिमोलिश कर रहे हैं ना, तो 2 फौजी उसके अंदर मौजूद थे, उनको हिट किया गया है। फिर पिछले 72 घंटों के अंदर जो ऑपरेशंस हुए हैं, और उसकी डिटेल्स नहीं आई थी, क्योंकि जो फलस्तीनी फाइटर्स ऑपरेशंस करते हैं तो वो फौरी थोड़ी बता देते हैं हमने किया है। वो जब कमांड सेंटर से कांटेक्ट करते हैं तो फिर वहां से खबर आती है कि ये ऑपरेशन हुआ है। तो वो जो फलस्तीनी फाइटर्स वापस आए हैं, उन्होंने बताया है कि
एक टैंक को हमने निशाना बनाया है एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ, जबालिया में बुलडोजर्स को निशाना बनाया है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अब हमारे इस तरह के ऑपरेशंस होंगे, यानी एक दो फौजियों की खबर नहीं आएगी, पूरे का पूरा कन्वॉय अब हम उड़ाएंगे। यानी आपको खबर आएगी 10 फौजी मारे गए हैं, 20 मारे गए हैं, पूरा का पूरा कन्वॉय अब हम इनका उड़ाएंगे। और उन्होंने ये जो इनकी यहूदा ब्रिगेड है, जो सबसे टॉप की इनकी ब्रिगेड है, जिसके टोटल फौजी 1000 है, उसको निशाना बनाकर उन्होंने ये सबूत दिया कि हमारी सलाहियतें क्या हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम इनकी इस तरह से कैजुअलिटीज करेंगे। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल एक शिकस्त हो गई है, लेकिन अब इसराइल को फेस सेविंग देनी है, इसराइल को कोई एग्जिट स्ट्रेटजी देनी है, तो उसके ऊपर बेसिकली काम हो रहा है। अगर ये मतलब क्या नेतन्याहू चाहता है या बेन गवर चाहता है कि ये जाहिरियत रुक जाए, या वो चाहते हैं कि फलस्तीन को डिस्प्लेस ना किया जाए, वो हर सूरत में ये करना चाहेंगे, लेकिन रियलिटीज ये है कि उनको शिकस्त हो चुकी है। अब ये अगर वो रियलिटीज नहीं मानेंगे तो उसका अंजाम मुकम्मल तबाही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इजरायली मीडिया कह रहा है कि इतने फौजी मरे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, 20 दिनों के अंदर, और नेतन्याहू एक भी फैमिली को विजिट नहीं करने गया है इन पिछले कई महीनों में। एक भी फैमिली जिसके फौजी मारे गए हैं उस फैमिली को विजिट करने नेतन्याहू नहीं गया है, क्योंकि आगे से गालियां पड़ेंगी, ठीक है ना, आगे गुस्सा बहुत शदीद है। और उधर जो है वो हुतीज ने इनके नाक में दम किया हुआ है, और तल अवीव और वाशिंगटन के लिए हुतीज जो है वो एक डायलेमा बन चुके हैं कि करना क्या है। ट्रंप ने फतह का ऐलान किया, वो हुतीज तो अब ज्यादा बड़ी ताकत के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब कोई कंपनी इधर ना जाए, वगरना वो हमारे निशाने के ऊपर होगी। और एक जहाज को उन्होंने निशाना बनाया है, उसका जो क्रू था उसको खुद यमन ने रेस्क्यू किया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है कि यमन के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है, यानी यमन में एक तरफ अंसारुल्लाह है, हुतीज है, दूसरी तरफ दूसरी गवर्नमेंट मौजूद है, तो वहां पर जो अमेरिकी एम्बेसी है उसने कहा है कि हुतीज ने क्रू को अगवा कर लिया है। तो अब ये अमेरिका इन बयानात पर आ गया, तो अब नई कैपेबिलिटीज यमन जो है वो शो कर रहा है। द कंटिन्यूएशन ऑफ द यमनी ऑपरेशंस क्लियरली डेमोस्ट्रेट द डेवलपमेंट इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। यमनी जो है वो और ज्यादा ताकत के साथ इस वक्त मैदान में उतरे, बड़ी नई सलाहियतें वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़े फैक्टर्स हैं उनकी डिफीट के। और जो सिविलियन मारे गए हैं वो तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीज फायर से भी मसला हल नहीं होगा, उसका तो हिसाब किताब होना है, और जमीन से ना हुआ तो ऊपर से तो होकर रहेगा, ऊपर से तो उसका जवाब भी आना है। और इसी दुनिया में आप देखेंगे जो डे ऑफ जजमेंट है वो तो होगा, लेकिन इसी दुनिया में आप ये जो इन्होंने जुल्म किया इसका हिसाब किताब आप देखेंगे। अब इजरायली जो आर्मी चीफ है उसकी अचानक स्टेटमेंट जारी हो गई है। अब हम सीज फायर को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी कितनी डायमेंशंस है और कितना पॉसिबल है। अचानक इजरायली आर्मी चीफ ने कहा हमने फतह हासिल कर ली है गजा में। सो फतह से मुराद ये है कि हमने बस अब खत्म हो गया हमारा काम, सो सीज फायर अब हो जाना चाहिए। कंडीशंस आर नाउ रेडी फॉर एन एग्रीमेंट इन गाजा। इजरायली आर्मी चीफ ये बिल्कुल यानी फौज है ना वो एग्जॉस्ट है और फ्रस्ट्रेटेड है, और ये नेतन्याहू को क्लियर सिग्नल है कि बस दैट इज इनफ। और अब कह रहे हैं बड़ा हमास को हमने डैमेज पहुंचा दिया है। नेतन्याहू कहता है कि हमास का सफाया होगा, और आर्मी चीफ कहता है हमने बड़ा डैमेज कर दिया, बस बहुत है। अब ये डैमेज पर आ गया ना, देयर बाई के ये कंडीशंस पैदा हो गई हैं टू मूव फॉरवर्ड विद डील, और द वॉर ऑन गाजा हैज कॉस्ट अस मैनी कैजुअलिटीज। बड़ी शदीद हमें जानी नुकसान पहुंचाया है गाजा की जंग ने इजरायली आर्मी चीफ। सो ये एक बड़ा वाकया है कि इजरायली आर्मी चीफ ने अचानक ये स्टेटमेंट पीछे से जब जारी कर दी है। देखते हैं इस पर क्या होता है। दूसरे जो बड़े वाकयात हो रहे हैं, कतर, इजराइल और अमेरिका, व्हाइट हाउस के अंदर इन तीनों की सीक्रेट मीटिंग हुई है, काफी घंटे ये जारी रही है। कतर, इजराइल और अमेरिका की ये ट्राई पार्टी मीटिंग थी। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले उसकी स्टेटमेंट जारी हुई है, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रीच सेटलमेंट रिगार्डिंग गाजा दिस वीक और नेक्स्ट वीक। जो पिछला वीक था, पिछला वीक था, उसमें ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर हो जाएगा, वो वीक भी गुजर गया। फिर अब इस वीक उसने कहा था कि बाय द एंड ऑफ वीक हो जाएगा, अब कह रहा है कि इस वीक होगा या शायद अगले वीक, जो भी है। लेकिन यानी ट्रंप अपने इत्तेहादियों को, अरबों को मैसेज दे रहा है कि सीज फायर हो रहा है, अब नहीं होगा तो अरब जाने और अमेरिका जाने। फलस्तीनी तो देखें अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं और ऑलरेडी वो मजलूम है 100 साल से, तो ये जाने और अमेरिका जाने। यानी ट्रंप झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये अरब जाने और अमेरिका जाने। और इसके साथ नेतन्याहू जो है वो एक्सटेंड कर सकता है अपने विजिट को, जो कि उसने वापस आना था, अब वो बाय द एंड ऑफ वीक जो है वो वहां पर स्टे कर सकता है। इसी दरमियान दोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, यानी इनका डेलीगेशन है। दोहा से अचानक खबर आई है कि इजराइल एग्री कर गया है विड्रॉल के हवाले से, यानी कड़ी से कड़ी मिलाएं तो एक रियल चांस आपको नजर आ रहा है, बट वी विल सी। क्योंकि जो 21 महीनों का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें जब तक कोई चीज हो नहीं जाती वो हम उस तक जो है यकीन नहीं कर सकते। सो वो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है दोहा में। इजराइल एग्री टू ब्रॉडर विड्रॉल लाइंस देन इनिशियली डिस्कस्ड। इजराइल अचानक जो है वो एग्री कर गया है कि हम विड्रॉ करेंगे। अब इस सब के पीछे कोई नया शैतानी मंसूबा है, उसके लिए भी सब तैयार हैं। मैंने आपको बताया कि सब एफर्ट्स कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए, बट एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी खबरें हैं सीज फायर के हवाले से। वी विल सी के व्हाट हैपेंड, लेकिन बस आपको पता चल जाएगा इस वीक के एंड तक, जब पता चल जाएगा। अच्छा आगे देखिए, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, द लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्लोमेट्स इन द वर्ल्ड,
उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसकी बड़ी अहमियत है। वो कहते हैं कि ये जो आईएईए है इसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। ईरान तो यही बात कर रहा है, कई हफ्तों से ये बात कर रहा है कि आईएईए को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, और रशिया ने उसकी हिमायत कर दी है। दिस इज ह्यूज, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का इंस्टीट्यूशन है, एक आलमी इंस्टीट्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशन, उसको रशिया भी कह रहा है कि इसको अकाउंटेबल ठहराओ। अब इनकी कोई अहमियत नहीं है, यानी उनके वो कह रहे हैं अकाउंटेबल ठहराओ, तो भाई उसकी फिर अहमियत क्या है जिसको वो अकाउंटेबल ठहराने की बात कर रहे हैं, कि उसकी कोई न्यूट्रलिटी तो ना आई। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आईएईए तो न्यूक्लियर से रिलेटेड है और इनकी टीमें कई मुल्कों में बैठी हुई हैं। तो अगर इसलिए जो कहा गया ना कि अमेरिकी सदर ने बेवकूफी की है, दुनिया में न्यूक्लियर रेस और लगेगी, दुनिया की कौमों को क्या मैसेज गया है। अब देखें, आईएईए रशिया कह रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ईरान कह रहा है कि इसने जासूसी किया, तो बाकी कौमें क्या उनको मैसेज गया है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी बदमाशी के अंदर सिर्फ दुनिया को नुकसान पहुंचाया और कुछ नहीं किया। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि बहुत सारी कौमें जो वो अचानक न्यूक्लियर बनकर जब निकलेंगी। आईएईए टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर प्री स्ट्राइक ईरान असेसमेंट, लेवरोव। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि रशिया एक आलमी इंस्टीट्यूशन को कह रहा है कि उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, इसको कटहरे के अंदर जो है वो लाया जाए। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने फाइनेंशियल टाइम में ओपैड लिखा है और उन्होंने कहा कि इजराइल की जो जंग है इसने डिप्लोमेसी को डिस्ट्रॉय किया है, और आवर कमिटमेंट ये है कि हम अवॉइड करेंगे फुल स्केल रीजनल वॉर को, और इसको लेकिन हमारी वीकनेस इंटरप्रेट ना किया जाए, इसको हमारी कमजोरी इंटरप्रेट ना किया जाए, लेकिन हम सबको यकीन दिलाते हैं कि आखिरी वक्त तक हम रीजनल वॉर से अवॉइड करेंगे, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है, यानी कि हम इसकी तरफ जा भी सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वॉर इनिशिएट की इजराइल ने, बट नेतन्याहू क्विकली हैड टू बेग प्रेसिडेंट ट्रंप टू बेल हिम आउट। लेकिन फिर नेतन्याहू को भीख मांगना पड़ी ट्रंप से कि ये जंग रुकवाओ। द यूएस शोड इट कैन एंड वॉर बट कैन इट विन पीस। अमेरिका ने यह साबित किया कि वो जंग तो रुकवा सकता है, लेकिन क्या वो अमन हासिल कर सकता है। तो ये उन्होंने बात की। देखें, अभी भी डिबेट्स हैं, कौन जीता क्या हुआ, वो अपनी नेतन्याहू और ट्रंप अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। द सिंपल क्वेश्चन, अगर ईरानी मिसाइल ना होते, ईरानी मिसाइल्स को माइनस करें, क्या यहां पर जंगबंदी होती? सीधी सी सिंपल सी बात है, यहां पर जंगबंदी होती तो ये ईरान की ताकत थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईरान का बड़ा डैमेज हुआ। अच्छा, इजराइल से ज्यादा डैमेज ईरान का हुआ है। मेरे ख्याल से इस मामले को सही अंदाज में समझना चाहिए कि ईरान तो जंग चाहता ही नहीं है, और इसीलिए नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको अमन चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है, और उसको पता है कि उसके पास एयरफोर्स नहीं है, उसका बहुत लॉसेज होंगे, जानी माली सब लॉसेज होंगे, इसलिए वो जंग नहीं चाहता। लेकिन इक्वेशन क्या है कि वो जंग में नहीं उतरा है, उस पर जंग मुसल्लत हुई है, और इस कैलकुलेशन के साथ हुई है कि इसको हम मलिया मेट कर देंगे, इसको लपेट कर रख देंगे। उसमें ईरान ने अपनी ताकत से उनको जो है वो हमलावरों को सबक सिखाया है, और वो भागने पर मजबूर हुए। तो ये क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डिबेट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल चीजें चलती रहती हैं, और अमेरिका ने अब आप देखिए नई सैंक्शन लगा दी हैं, 22 एंटिटीज के ऊपर सैंक्शन लगाई, और ये बहुत लार्ज लेवल की सैंक्शंस हैं, जिसमें ईरान के साथ लिंक डिफरेंट कंपनी जो यूएई बेस्ड हैं, जो टर्की बेस्ड हैं, हांगकांग बेस्ड हैं, उनको जब सैंक्शन लगाया गया कि वो ईरान के साथ बिजनेस कर रही है। दैट इज ह्यूज। और दिमित्री मेदवेदेव ने रिस्पॉन्ड किया है ट्रंप को। ब्रिक्स इज गेनिंग अथॉरिटी, ट्रंप अनाउंस दैट एन एडिशनल 10% टैरिफ would be imposed on any country that support BRICS, so we are doing everything right। तो उन्होंने कहा, ये ट्रंप ने धमकी लगाई है 10% टैरिफ लगाएंगे, तो उसका मतलब ये है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। अफ्रीका में ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है, चाइना और अमेरिका की खुली कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। 5 लीडर्स पहुंच गए हैं। वेस्टर्न जो अफ्रीका है, मैप के ऊपर आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक वाली साइड, यानी जो अमेरिका और यूरोप के दरमियान समंदर है उसको अटलांटिक कहते हैं, और जो तो उस अटलांटिक वाली जो साइड है वेस्टर्न जो अफ्रीका है, उसके 5 मुल्कों को बुलाया गया है, और अचानक अमेरिका को अफ्रीका जो है वो याद आ गया है। सो खुली कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। प्रॉस्पेरिटी एंड पावर, ट्रंप सिलेक्टिव यूएस अफ्रीका समिट एंड द रेस विद चाइना। ये दुनिया का मीडिया हम आपके सामने रख रहे हैं। सेनेगाल, लाइबेरिया, गुयाना, मैरिजुआना और गबोन। ये गबोन वो है जहां पर कुछ साल कबल जो है वो चाइना कोशिश कर रहा था कि यहां पर एक नेवल बेस उनको बनाने दी जाए, तो गिबोन ने तय भी कर लिया था। फिर ये बाइडेन दौर की बात है, फिर बाइडेन ने बुलाया और गिबोन जो है वो पीछे हट गया। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। सीएनएन, ट्रंप वांट्स टू टॉक बिजनेस विद अफ्रीका इन होप्स ऑफ काउंटरिंग चाइना। खुली कोल्ड वॉर है, बट यूएस समिट एक्सक्लूड्स अफ्रीका's बिग प्लेयर। अफ्रीका के बड़े प्लेयर्स अभी साउथ अफ्रीका इधर उधर वो नहीं है, लेकिन ये एक उन्होंने आगाज कर दिया है, और उसने कहा कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ट्रंप ने सुडान और लीबिया में जो है वो मामला तय हो सके। अचानक देखें, रवांडा में जंग बंदी करवाई तो वजह क्या है? मिनरल्स। तो लीबिया में रिसोर्सेज हैं, सुडान में चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस है, रशिया जो है वहां पर नेवल पोर्ट बना रहा है, उनकी बात तय हो गई है, तो अचानक इनको वहां पर जंग बंदी याद आ रही है। तो आर दे डूइंग इन गुड फेथ टू अचीव पीस, या फिर वो कहीं पर जंग छेड़ रहे हैं, कहीं पर जंग बंद करवा रहे हैं फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, फॉर अ कोल्ड वॉर, फॉर कंटिन्यूइंग देयर कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर? क्या इसलिए हो रहा है?
तो ये बात समझने की है। और ये स्टेटमेंट के साथ ही लीबिया और सूडान के ऊपर उन्होंने कुछ 40% टैरिफ भी लगा दिए। तो ये मेरे ख्याल से दुनिया बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। और ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज और आखिर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।